रामकिशन जी और बिमला जी का यह संयुक्त परिवार रामकिशन जी द्वारा बनाए पुस्तैनिक मकान में रहता था, जिसमें रामकिशन जी और बिमला जी नीचे के कमरे में रहते और दोनों बेटे और बहुएं ऊपर की मंजिल पर बने अपने अपने कमरों में रहते। वैसे यह पुस्तैनिक मकान इतना बड़ा था कि बहुओं को ऊपर के कमरों में रहने की ज़रूरत भी नहीं थी। मकान के नीचे हिस्से वाले कमरे में भी खाली की पड़े थे, मगर कोई भी बहू नीचे रहने तैयार नहीं हुई, क्योंकि वे जानती थी अगर नीचे के हिस्से वाले कमरे में रहीं तो उनकी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। सास ससुर का कमरा भी नीचे था, जिस वजह से कोई न कोई उनसे मिलने घर में आता रहता। बहुएं ऊपर अपने अपने कमरों में रहती, जिस वजह से उन्हें मेहमानों को चाय नाश्ता भी नहीं करवाना पड़ता और ना सास ससुर की सेवा करनी पड़ती। तभी तो कोई नीचे वाले कमरों में रहने का तैयार न थे। दोनों बहुएं आज़ादी से जीना चाहती थी, यहाँ कोई किसी के साथ रहना नहीं चाहता था। दोनों को घूमना और बाहर का खाना खाना पसंद था, इसीलिए बहुत बार घर में खाना नहीं बनाना पड़ता था। मगर दोनों वृद्ध दंपत्ति को पूरे दिन घर में ही रहने देते थे, वे बेचारे खाना खाने कहाँ जाएंगे। एक दिन बहुए की इन हरकतों से तंग आकर रामकिशन जी अपने दोनों बेटे को बुलाकर बोले, किशन और नीरज, अब तुम्हारी माँ के काम करने की उम्र नहीं रही। तुम्हारी पत्नियाँ अक्सर बाहर चली जाती हैं ताकि उन्हें रसोई में ना जाना पड़े। यदि दोनों बहुओं में आपस में नहीं पड़ती हैं तो वे घर के काम बांट ले। बहू सुबह की रसोई बड़ी बहू संभालेगी और शाम की रसोई छोटी बहू। यूँ रसोई में आकर खाना ना बनाना कहाँ की अक्लमंदी है। दोनों बेटों बहू अपनी अपनी पत्नी को समझाया। पहले तो दोनों समझने के तैयार नहीं हुई, मगर एक दिन जब बाहर के खाने से किशन और नीरज दोनों की एक साथ तबीयत खराब हुई, तब से दोनों बहुएं ने घर के काम बांट लिए। मीना सुबह का खाना बनाती और सीमा शाम का, ताकि दोनों को रसोई में एक दूसरे का मुंह न देखना पड़े। सुबह और शाम दोनों वक्त का काम और खाना सब अब समय पर होने लगा, जिस वजह से रामकिशन जी और बिमला जी को दो वक्त का खाना तो मिल जाता, ना मिलता तो वह था प्यार और सम्मान। बेटों के पास दिन भर दुकान का बहाना था और बहुएं तो वैसे ही सास ससुर के बात करना पसंद नहीं करती थी। एक दिन बिमला जी बस इतनी ही बोली थी छोटी बहू सीमा से कि बहू, आज खाने में नमक ज़्यादा था, मुझे बीपी की शिकायत है, तो खाने में नमक थोड़ा कम डाला करो। बिमला जी के इतना कहते ही सीमा ने तूफान मचा दिया और बोली, एक काम क्यों नहीं करती माँ जी, आप दोनों समय का खाना आपकी लाडली बड़ी बहू के पास ही क्यों नहीं खाती? वह तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाती होगी ना, इसीलिए मेरे खाने में नुक्स निकाल रही हो। आप एक तो इन बूढ़ों को खिदमत करो और ऊपर से इनका सुनो भी। रसोई में आकर देखिए ज़रा कितनी गर्मी होती है खाना बनाते समय। एक तो इतनी गर्मी में सभी का खाना बनाओ और ऊपर से इन सब के नखरे भी सहो। मुझसे नहीं होता रोज़ रोज़ यह खाना बनाना। जब बड़ी बहू मीना को पता चला कि सीमा ने माँ जी से ऐसा कहा है, तो कहीं सास ससुर को दोनों वक्त का खाना उसे न बना खिलाना पड़ जाए करके वह बोली, माँ जी जो मिले खा लीजिए, वही वजह क्यों किसी को भी टोका टोकी करती रहती हैं? आप तो जानती ही हैं हम लोग तो बाहर से खाना खा लेंगे, मगर आप लोगों को बाहर का खाना भी नहीं खिला सकते, क्योंकि आप लोगों को खाने में काफ़ी चीज़ों से डॉक्टर ने परहेज़ रखने को कहा है। आप लोगों के लिए तो घर में खाना बना रहा है रोज़ रोज़, और उसमें भी आपके नखरे कोई नहीं सहन करेगा। इसीलिए बिना बड़बड़ किए जो मिले चबा लीजिए, बस किसी को ज़्यादा लेक्चर मत दीजिए। आज के ज़माने में कोई किसी का लेक्चर सुनना पसंद नहीं करता। उस दिन रामकिशन जी और बिमला जी यह बात भी अच्छे से जान गए थे कि दोनों बहुएं की आपस में बिल्कुल नहीं पड़ती, मगर वे दोनों हम बूढ़ों को जैसे तैसे रोटी खिला रहे हैं। वहाँ दुकान पर किशन और नीरज की व्यवसाय को लेकर लड़ाई होने लगी। किशन के कहे अनुसार नीरज दुकान से ज़्यादा पैसा उठाता था, जिस वजह से हिसाब किताब में गड़बड़ी हो रही थी, और नीरज कह रहा था किशन उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। खैर सारी बातें का तोड़ यह निकला कि हम दोनों भाई अलग हो जाएं और अब अपना अपना देखें। किशन का कहना था कि उसके बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं तो उसका खर्चा ज़्यादा है। अगर नीरज इसी तरह दुकान से ज़्यादा पैसे उठाता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब खाने के लाले पड़ जाएंगे। इसीलिए अब बंटवारे में ही फ़ायदा रहेगा, ताकि हम लोग अपना अपना पैसा बचा पाएँ। और दोनों मिलकर फैसला किया कि दुकान से जो भी कमाई होगी उसके आधे आधे दो हिस्से किए जाएंगे।
दोनों भाइयों ने ही मिलकर पुश्तैनिक मकान और गांव से दूर उनका एक मकान था उसे भी बांट दिया, जिससे पुश्तैनिक मकान आया किशन के हिस्से और इस गांव के दूसरे हिस्से गांव का मकान आया नीरज के हिस्से। ज़मीन जायदाद सारी संपत्ति बांट दी जाएगी। यह सब सुनकर और देखकर दोनों बहुएं बहुत खुश हो गई। सीमा अपने पति नीरज से बोली, मैं तो कब से अलग होना चाहती थी मगर आप ही नहीं मान रहे थे। देखा आज कैसे बड़े भैया ने आप पर इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि खुद से कौन से दूध के धुले हैं। बड़े भैया भी दुकान से हर महीने ज़्यादा पैसे उठाते थे मगर आपने तो कभी उनसे हिसाब नहीं मांगा और उन्होंने तो आपसे हिसाब मांगने से दूर इल्ज़ाम ही लगा दिया। वहाँ किशन की पत्नी मीना भी बहुत खुश थी। वह बोली, अब इस सीमा का मुंह रोज़ रोज़ नहीं देखना पड़ेगा। मैं तो पहले से आपसे कहती थी, एक नंबर के चोर हैं ये दोनों पति पत्नी। दोनों बेटे बहू इतने खुश थे कि अलग होने की खुशी में दोनों बेटे और बहुएं अपने माँ पिता को तो जैसे भूल ही गए थे। रामकिशन जी और बिमला जी बैठे बैठे सब देख रहे थे और सोच रहे थे, जो बेटा बहू हमें साथ रखेगा उसी के साथ खुशी खुशी रह लेंगे। बिमला जी रामकिशन जी से बोली, सुनिए जी, जो बेटा बहू हमें अपने साथ रखेगा हम दोनों उसके साथ चले जाएंगे। वैसे भी हम बूढ़ों को इस उम्र में क्या चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी। इसीलिए आप इन लोगों से कुछ कहिएगा मत, वरना कहीं हमें लेने के देने न पड़ जाएं। रामकिशन जी बोले, अरे भाग्यवान, मैं बिना वजह क्यों फटे में टांग घुसाऊंगा, मगर हाँ, अगर हमारे बात वजूद पर आई तो मैं चुप भी नहीं रह पाऊंगा। कुछ देर बाद रामकिशन जी बरामदे में टहलने के निकले, जहाँ उन्होंने देखा कि उनके चारों बेटे बहू किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। वे सोचने लगे, कल तक जिन बेटे बहू में 36 का आंकड़ा था, आज सब कुछ अलग हो जाने के बाद चारों साथ में बैठकर किस बात पर इतना चर्चा कर रहे हैं। तभी उनके कानों में बड़ी बहू मीना की स्वर गूंजी, माँ जी और पापा जी के नाम की पर्ची निकाल लेते हैं, जिस पर जिसका नाम आएगा वह उसके साथ जाएंगे। वैसे भी अब इस उम्र में बूढ़ों का साथ में क्या काम। छोटी बहू सीमा बोली, हाँ भाभी, आप फिक्र मत कीजिए, जब सभी चीज़ों का बंटवारा हुआ है तो इनका भी बराबर बंटवारा करेंगे, किसी एक के माथे नहीं मरने देंगे इनको। दोनों बेटों बहू ने अपनी अपनी पत्नियों का इस बात में सहमति जताई और बाहर पर्ची बनाई जा रही थी। बस बाहर का यह नज़ारा देखकर रामकिशन जी अब चिंतित हो गए थे। बिमला जी यह सोचकर उदास हो गई थी कि वह रामकिशन जी के बिना कैसे रह पाएगी, और रामकिशन जी उनकी तो जान बसती थी बिमला जी में, वे दोनों कैसे रहेंगे एक दूसरे के बिना। दोनों के दिमाग में यही चल रहा था। रामकिशन जी और बिमला जी जैसे ही अपने कमरे में बाहर आए, छोटा बेटा नीरज बोला, आपके नाम की पर्ची मेरी निकली है तो आप मेरे साथ हमारे नए मकान में चलिए और पिताजी बड़े भैया के साथ यहीं पुश्तैनिक मकान में रहेंगे। रामकिशन जी अब तक तो यह सब अन्याय होता हुआ देख रहे थे, मगर अब उनसे नहीं रहा गया और बोले, होते कौन हो तुम हमें हमारा बंटवारा करने वाले। हमने तुम्हें बनाया है, तुमने हमें नहीं। समझे, जिस भगवान ने माँ बाप को एक साथ परिणाम सूत्र में बांधा कर भेजा है, उस माँ बाप को अलग करने वाले तुम होते कौन हो। हम दोनों ने मिलकर अपनी पूरी जवानी खर्च दी तुम जैसे बेटों पर बड़ा करने और पढ़ा लिखाने में, और जब इस बूढ़े में हम दोनों को एक दूसरे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तब तुम लोगों हम दोनों को अलग करना चाहते हो। इतना ही बोझ बन गए हैं अगर हम लोग तुम लोगों पर, तो हमारा भी एक हिस्सा क्यों नहीं कर देते। बंटवारा में जिस पुश्तैनिक मकान को तुम लोगों ने मुझसे बिना पूछे बांट तो दिया है, यह पुश्तैनिक मकान भी मेरा ही है। यह कैसे भूल गए तुम दोनों कि तुम लोग के यह नाटक में कब से देखता आ रहा हूँ। लेकिन अब बहुत हुआ, हमारे ही घर में रहते हो और हमारा ही बंटवारा करते हो। तुम सभी कान खोलकर सुन लो, इस गांव से दूर हमारा मकान है जो नीरज के हिस्से आया है बंटवारे में। तुम दोनों भाई उस मकान के 2 हिस्से कर दो और जाकर वहां बस जाओ। मैं और बिमला हमारे इस पुश्तैनिक मकान को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और रही बात दुकान की कमाई की, तो आज से जो भी दुकान की कमाई होगी उसके एक हिस्सा मेरा होगा, क्योंकि जिस दुकान पर तुम दोनों छाती ठोक कर बैठते हो वह भी मेरे द्वारा बनाई गई है। और हम अपना खान पान रहने वाले कंगूबाई से, जो सभी के लिए टिफ़िन बनाती है, उनसे बनवा लेंगे। तुम लोग जाकर अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि आज ही तुम लोगों को इस घर से जाना है।
किशन बोला, पापा आप लोग इतने बड़े मकान में अकेले रहोगे, यह कैसा न्याय है। राम किशन जी बोले, मैं यहाँ ऊपर के कमरे किराए पर चढ़ा दूंगा ताकि हमें किराया भी मिल पाए और काम कराने वाले लोग भी, क्योंकि तुम्हारे जैसे बेटे बहुओं से तो बेहतर है कि हम अपने किराएदारों से संबंध मधुर बनाएं जो हमारे काम तो आएंगे। तुम लोगों का तो वैसे भी होना न होने जैसा ही है। दोनों भाई और उनकी पत्नियां जो अब तक बहुत खुश थे, अचानक ही बहुत दुखी हो गए क्योंकि उनके हाथ से यह पुस्तैनिक मकान भी जा चुका था। दुकान की कमाई भी अब 3 हिस्सों में करनी पड़ेगी और जो गांव से दूर मकान था वहां दोनों जेठानी देवरानी को एक दूसरे के बगल में रहकर रोज़ एक दूसरे का मुंह देखना पड़ेगा। दोस्तों, जो लोग अपने माता पिता को अलग करने की सोचते हैं उनके साथ ऐसा ही हाल होता है। जिस माता पिता को भगवान ने शादी के जैसे पवित्र बंधन में एक साथ बांधा है, उस माता पिता को बच्चे एकमात्र पर्ची निकाल कर अलग करना चाहते थे। यह तो बहुत बड़ा पाप है, इसीलिए हो सके तो यह पाप करने से हमेशा बचें। माता पिता एक दूसरे के बुढ़ापे का सहारा हैं, एक दूसरे की लाठी हैं। आपको राम किशन जी का यह फैसला कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स कर ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए तथा ऐसी कहानी पढ़ने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।